नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका की क्रांति के कारणों की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से अनायास ही क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई दुनिया की खोज की, जो बाद में अमेरिगो के नाम से अमेरिका नाम पड़ा। इस अमेरिका के उपनिवेशों पर बाद में इंग्लैंड ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया और इन अमेरिका के इन 13 उपनिवेशों में लगभग 90% निवासी इंग्लैंड के थे। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर बसने वाले अमेरिकी वासियों ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। अमेरिकी उपनिवेशों की यह क्रांति या विद्रोह जो इंग्लैंड के खिलाफ खड़ा हुआ था, वह विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है और इतिहास में इसका अपना एक विशेष स्थान है। अमेरिका के ये 13 उपनिवेशों में आबाद लोग या इनके यहाँ पर रहने वाले लोगों में काफ़ी भिन्नता थी। इनमें से बहुतों को तो इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी नहीं थी, फिर भी परिस्थितियों ने इन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया और वो शक्तिशाली इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए और अंत में इंग्लैंड के निरंकुश शासन से मुक्त होने के लिए इन्होंने विद्रोह खड़ा कर दिया। उपनिवेशों के असंतोष का मुख्य कारण सामान्यतः इंग्लैंड की सरकार द्वारा उपनिवेशों पर लगाए गए विभिन्न कर ही थे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके असंतोष एवं विद्रोह के मूल में और भी बहुत से कारण थे, जैसे कि उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका के 13 उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर बसे थे। ऐसे लोगों को इंग्लैंड के चर्च तथा वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति या प्रेम नहीं था। अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय देशों के बहुत से लोग भी उपनिवेशों में आकर बस गए थे। उन लोगों से इंग्लैंड के लिए कोई विशेष सहानुभूति की आशा रखना व्यर्थ था। 17वीं सदी में इंग्लैंड में सजा देकर भी अपराधी लोगों को इन बस्तियों में भेज दिया जाता था। जेल के अधिकारियों तथा जजों को प्रोत्साहित किया जाता था कि अपराधियों को दंड भोगने की बजाय अमेरिका जाकर बसने का अवसर दें। ऐसे लोगों की संतानों से इंग्लैंड के लिए प्रेम की आशा करना निरर्थक था। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह थी कि अपने निर्माण काल से ही उपनिवेश परिस्थितियों के अनुसार अपना विकास करने में स्वतंत्र थे। इंग्लैंड की सरकार ने जॉर्जिया के अतिरिक्त और किसी उपनिवेश को स्थापित करने में कोई प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया और उनके राजनीतिक निर्देशन में क्रमशः ही हस्तक्षेप किया। अतः उपनिवेशों में शुरू से ही इंग्लैंड सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। इसके अलावा उस समय यातायात के साधन इतने खराब और अपर्याप्त थे कि इंग्लैंड
और ये उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में अधिक न आ सके। इस तरह दोनों के पारस्परिक संबंध बहुत ही कच्चे थे और जब उपनिवेशों में इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़ा हुआ तो उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। दूसरा कारण था चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेशों में रहने वाले लोगों और इंग्लैंड में रहने वाले लोगों में काफ़ी चारित्रिक भिन्नता थी। यह ठीक है कि उपनिवेशों की 90% जनसंख्या अंग्रेज़ों की थी, लेकिन ये अंग्रेज इंग्लैंड के अंग्रेज़ों से भिन्न थे। इतिहासकार ट्रेवेलियन ने लिखा है कि जहाँ अंग्रेज़ समाज पुराना था, उसमें पेचीदापन और कृत्रिमता आ चुकी थी, वहाँ अमेरिकन लोग अभी नए नए और सरल थे। उन्होंने अपनी सारी पूर्व धारणाओं और रीति रिवाजों को त्याग कर एक नया जीवन अपनाया था और अब वे अमेरिकी बन गए थे। इस प्रवृत्ति को अन्य राष्ट्रीय दलों और संस्कृतियों के सम्मिश्रण से जो साथ साथ हो रहा था और अधिक बल मिला। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे, जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना अधिक प्रबल थी, जबकि इंग्लैंड में अभी भी वर्ग भेद बना हुआ था और समाज में कुलीन वर्ग के लोगों की प्रधानता थी। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न थे। तीसरा कारण था उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्रेम। उपनिवेशों में आबाद लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनमें जनतंत्र शासन पद्धति और स्वतंत्रता का इंग्लैंड के लोगों से भी अधिक प्रचार था। इसकी स्पष्ट झलक वर्जीनिया के प्रथम अधिकार पत्र में देखने को मिलती है, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि बसने वालों को सभी स्वाधीनताएं, मताधिकार एवं रियायतें प्राप्त होंगी, ठीक उसी तरह जैसी वे इंग्लैंड में जन्म लेने पर प्राप्त करते। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सिद्धांत था, परंतु जब इंग्लैंड की संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों को साम्राज्यवादी नीति के अनुरूप ढालने की ओर ध्यान दिया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। इस समय तक बस्तियां स्वयं शक्तिशाली और संपन्न हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपनिवेशी लोग भला यह कैसे गवारा कर सकते थे कि दूसरे लोग उनको यह सिखाएं कि वे किस तरह अपना शासन भार संभालें। वे किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि अपनी परिस्थिति के अनुकूल कानून वे स्वयं ही बनाएं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे रूढ़िवादी और पुरानी लकीरों पर चलने वाले इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। चौथा कारण था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी और उसमें कई प्रकार के दोष थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे: गवर्नर, दूसरा गवर्नर की कार्यकारी समिति और तीसरा विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर और उसकी कार्यकारी समिति सम्राट के अंतर्गत थी और वे विधायक सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। विधायक सदन में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते थे। कानून निर्माण और कर लगाने का अधिकार विधायक सदनों के हाथ में था। ऐसी स्थिति में गवर्नरों के लिए जनता के प्रतिनिधियों का विरोध करना बहुत ही कठिन काम था। इसका एक अन्य कारण भी था। शासन कार्य चलाने वालों यानी गवर्नर सहित सभी लोगों का वेतन तय करने का अधिकार विधायक सदनों के पास था और कभी भी
और कभी कभी वे अपनी इच्छानुसार किसी भी गवर्नर अथवा जज के वेतन की धनराशि की मांग को अस्वीकृत कर देते थे अथवा उसमें कमी कर देते थे। उपनिवेशों के विधायक सदनों का यह रवैया इंग्लैंड की सरकार को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि इससे गवर्नरों और जजों की महान हानि तो होती ही थी, अपितु तो उनके अधिकार प्रयोग पर भी बंधन लग जाता था और ये अधिकारी अपने आप को स्वतंत्रतापूर्वक काम करने में असमर्थ पाते थे। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था, परंतु उसके अधिकार सीमित थे। दूसरी तरफ विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। इस प्रकार शासक और शासित वर्ग दोनों ही एक दूसरे से असंतुष्ट थे और दोनों के संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। पांचवा कारण था उपनिवेशों की उपयोगिता एक भ्रांत धारणा। उपनिवेशों की स्थापना तथा उनकी उपयोगिता के संबंध में इंग्लैंड की सरकार तथा आम जनता एक भ्रांत धारणा से ग्रस्त थी। उनका मानना था कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए हैं और इसी आधार पर वे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे, परंतु उपनिवेशी इसको अधिक समय तक सहन करने को तैयार नहीं थे। वे अपने व्यवसाय तथा उद्योग का स्वयं ही प्रसार करना चाहते थे। इंग्लैंड के हितों की वृद्धि करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनका कहना था कि क्या उन्होंने बाहुबल से उपनिवेशों की स्थापना नहीं की? क्या उन्होंने अपने ही कठिन परिश्रम से घने जंगलों तथा बिहड़ों को साफ नहीं किया? क्या उन्होंने स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण नहीं किया? वे मानते थे कि इंग्लैंड ने हालांकि कई बार उनको खतरों से बचाया था, लेकिन इसकी कीमत परतंत्रता नहीं थी। इसके बदले वो इंग्लैंड के अधीन नहीं हो सकते थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड का शासन वर्ग यह चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन एवं सत्ता की वृद्धि में सहयोग देते रहे। बस्तियों के व्यापार और शिल्प उद्योग संबंधी कानून इंग्लैंड के लाभ की दृष्टि से ही पास किए जाते थे। इनको 3 समूहों में बांटा जाता था। पहला, वे कानून जिनके द्वारा पोत निर्माण तथा जल मार्ग से सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाए गए। इनको नौ संचालन नियम, आयात तथा निर्यात, चाहे वह यूरोपियन देश को हो अथवा इंग्लैंड को, अंग्रेजी जहाज़ों में ही हुआ करेगा और जहाज़ों के संचालक भी अंग्रेज ही होंगे, क्योंकि उपनिवेशों को भी अंग्रेज मान लिया गया था। अतः उस समय इससे उपनिवेशों को लाभ ही पहुंचा था और उनके जहाज निर्माण उद्योग की आशातीत उन्नति हुई। दूसरे समूह में व्यापारिक अधिनियम थे। इन नियमों के अनुसार अमेरिकी उपनिवेशों में उत्पादित कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जाना था और ये वस्तुएं थी चावल, तंबाकू, लोहा, लकड़ी, चमड़ा एवं नौसैनिक सामान। इन नियमों से काफ़ी असंतोष फैला, क्योंकि यदि डच और फ्रांसीसी उन्हें अंग्रेज व्यापारियों से अधिक दाम देने को तैयार भी होते थे, तो भी उपनिवेशी उन्हें अपनी वस्तुएं नहीं बेच सकते थे। नियमों में यह भी प्रावधान था कि यूरोप को अमेरिकी वस्तुओं का निर्यात अथवा यूरोप से उपनिवेशों में आयात अंग्रेज व्यापारियों द्वारा ही हो सकता था। अतः इस आदान प्रदान का सारा मुनाफा अंग्रेज व्यापारी ही समेट लेते थे। तीसरे समूह में औद्योगिक अधिनियम सम्मिलित था। इनके द्वारा उपनिवेशों के उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उदाहरण के लिए 1689 में अमेरिका से ऊनी माल के निर्यात को बिल्कुल बंद कर दिया गया। 1732 ईस्वी में तैयार अथवा आधे तैयार दोनों प्रकार के टोपों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1750 में उपनिवेशों में लोहे के कारखाने स्थापित करने की मनाही कर दी गई। परिणाम स्वरूप उपनिवेशी अब लोहे की छड़ें भी नहीं बना सकते थे। ये सभी नियम इंग्लैंड के
उत्पादों के हित में पारित किए गए थे। यद्यपि सभी कानून अमेरिकी लोगों के लिए हानिकारक थे, फिर भी उस समय इसका जोरदार विरोध नहीं किया गया, क्योंकि इन कानूनों का कभी सख्ती से पालन नहीं किया गया और ऐसा किया जाना संभव भी नहीं था। ये सब नियम कागजी नियम बनकर रह गए और कानूनों के होते हुए भी उपनिवेशी अन्य देशों के साथ व्यापार करते रहे। उदाहरण के लिए 1733 में इंग्लैंड की संसद ने शीरे का अधिनियम पास किया था। उपनिवेशों में अमेरिका स्थित गैर ब्रिटिश क्षेत्रों को होता था। वस्तुस्थिति यह थी कि न्यू इंग्लैंड उपनिवेश फ्रांस अधिकृत पश्चिम द्वीप समूह से व्यापार कर शीरा मंगवाते थे। उस शीरे से शराब तैयार की जाती थी और शराब की बिक्री से न्यू इंग्लैंड काफ़ी लाभ कमाता था। अब उन्हें ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप समूह से व्यापार करने को कहा गया, परंतु उपनिवेश वालों ने शुरू से ही इस नियम की परवाह नहीं की और इस एक्ट को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। इंग्लैंड की सरकार के लिए उचित तो यही था कि वह या तो इन सभी कानूनों को हटा देती अथवा सख्ती के साथ लोगों से कानूनों का पालन करवाती। इनका बना रहना और लोगों द्वारा इनकी अवहेलना किया जाना एक ऐसी प्रवृत्ति थी जिसने उपनिवेशियों को इंग्लैंड की अवहेलना करना सिखा दिया। अतः जब जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने का प्रयास किया गया तो लोगों में विरोध उठना स्वाभाविक ही था। छठा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। जिस समय अंग्रेज अमेरिका में अपने उपनिवेशों की स्थापना में व्यस्त थे, उस समय फ्रांसीसी भी उत्तरी अमेरिका में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने मिसिसिपी नदी पर अधिकार करके उत्तर पूर्व में क्वेबेक से लेकर दक्षिण में न्यू ऑरलियंस तक एक विशाल साम्राज्य स्थापित करके अंग्रेजों को अपेलेशियन पहाड़ के पूर्व की तंग पट्टी तक सीमित कर दिया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 100 साल से भी अधिक समय तक अनिर्णायक युद्ध चलते रहे। 1757 से 1763 ईस्वी के मध्य दोनों में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी, परंतु अमेरिका में भी यह उतनी ही भयंकरता से लड़ा गया। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलाकर युद्ध के लिए इंग्लैंड को कोई विशेष सहायता नहीं दी। फिर भी इंग्लैंड को निर्णायक सफलता मिली और उत्तरी अमेरिका का विस्तृत फ्रांसीसी साम्राज्य इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। सप्तवर्षीय युद्ध के दूरगामी परिणाम निकले। अब तक अमेरिका के उपनिवेश इंग्लैंड के साथ इसलिए चल रहे थे कि उन्हें कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों से हमेशा आक्रमण का भय बना रहता था और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए इंग्लैंड पर आश्रित रहना पड़ता था। परंतु सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया और उसके साथ ही फ्रांसीसियों के आक्रमण का भय भी चला गया। इसलिए अंग्रेज बस्तियों ने अनुभव किया कि अब इंग्लैंड के साथ चिपके रहने में उन्हें कोई लाभ नहीं है। अतः सप्तवर्षीय युद्ध के बाद बस्तियों के रुख में एकदम परिवर्तन आ गया और उन्होंने इंग्लैंड की शक्ति की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इस संघर्ष में भाग लेकर अमेरिकी लोगों ने अंतरोपनिवेशिक सहयोग के संबंध में बहुत कुछ सीख लिया कि किस प्रकार सेनाएं और साधन संगठित करके एक सह उद्देश्य के लिए युद्ध किया जा सकता है। अलग अलग शासन वाले 13 अपने विभिन्न राज्यों में एकता पैदा करने में अभी कुछ वर्ष का समय चाहिए था, परंतु इस ओर एक बड़ा कदम इस प्रकार उठ गया। इस युद्ध का एक परिणाम यह भी हुआ कि उपनिवेशों को अपनी शक्ति का अनुभव हुआ। अमेरिका के बद्ध सैनिकों पर ब्रिटिश कितना भी नाक भों क्यों न चढ़ा, ये एक सत्य है कि औपनिवेशिक सेनाओं ने प्रत्येक युद्ध में सुशिक्षित ब्रिटिश सैनिकों के साथ
बड़ी योग्यता से काम किया था। अंत में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति डगमगा उठी और नवविजित क्षेत्र को लेकर भी समस्या उठ खड़ी हुई। इन दोनों का विवरण अलग से हम करेंगे। आगे 7वां कारण था नवविजित क्षेत्र की समस्या। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस के पराजय के बाद उत्तरी अमेरिका का समूचा फ्रेंच क्षेत्र इंग्लैंड के अधिकार में आ गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः कैथोलिक फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियंस बसे हुए थे। अतः इंग्लैंड के सामने एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता आ पड़ी जिससे कि फ्रांसीसी और रेड इंडियनों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके और साथ ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की जा सके। उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियनों को शुरू से ही अंग्रेजों से घृणा थी। वे फ्रांसीसियों को अधिक पसंद करते थे। दूसरी तरफ उपनिवेशी इस विशाल विजित क्षेत्र में अपनी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ स्वयं लाभ उठाने पर तुले हुए थे। इस प्रकार यहाँ इंग्लैंड की सरकार का उपनिवेशों के स्वार्थ से संघर्ष हो गया। नई भूमि की आवश्यकता के कारण विभिन्न उपनिवेशों ने यह दावा किया कि पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक अपनी सीमा बढ़ाने का उन्हें अधिकार है। इंग्लैंड की सरकार को यह भय था कि उपनिवेशों के नए क्षेत्र में जाकर बसने से वहाँ के मूल निवासियों रेड इंडियन के साथ कहीं युद्धों का सिलसिला न आरंभ हो जाए। अतः चाहती थी कि रेड इंडियनों को शांत होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए और उपनिवेशों के मध्य भूमि वितरण का काम धीरे धीरे होना चाहिए। इसलिए 1763 ईस्वी में एक शाही घोषणा द्वारा एलेग्नीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इससे उपनिवेशियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और वे अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। इन कारणों के अलावा और भी अनेक कारण थे जिनकी वजह से अमेरिका के उपनिवेशवासी इंग्लैंड के विरुद्ध उठ खड़े हुए। वो और अन्य क्या कारण थे, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस स्लाइड में उन उपनिवेशों को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है जिसमें वो सारे उपनिवेश हैं जिन पर इंग्लैंड का या अंग्रेज़ों का अधिकार था और उन उपनिवेशवासियों ने किस तरह इंग्लैंड की सरकार या इंग्लैंड की सत्ता के खिलाफ किस तरह से विद्रोह खड़ा हुआ, वो क्या कारण थे, इनकी चर्चा हम कुछ पॉइंटों पर हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ पॉइंटों पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।